इस राजस्थान को कुछ भी नहीं मिला और सब चीजें देश में जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बनाई उन सबको बेचने के लिए कॉरपोरेट के हवाले करने वाला ये बजट रहा। मोदी जी बार बार ये पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उनका जवाब उनके पास में उन्हीं के बजट के द्वारा आ गया कि जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसमें से कुछ ने आपने 7 साल में बेच दिया और कुछ को बेचने के लिए आप कल परसों बजट कल लाए। नगर निकाय के चुनाव में शानदार विजय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से हुई। जो भारतीय जनता पार्टी बरसों से राग अल्पाती थी कि हम शहरों में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बोर्ड बनाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि न उनसे निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। उनका जनाधार खिसक रहा है। उनके जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं, उनकी प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने की, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अभियान चलाने की और मुख्यमंत्री बनने के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की, उसके कारण से स्थिति हुई है। राजस्थान की विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, विधायकों से आग्रह करना चाहूंगा कि वो जनता के मुद्दों को राजस्थान की विधानसभा में उठाएं। जो कमियां खामियां सरकार की किन योजनाओं में उनको लगती है, उनको वो आगे बढ़कर के बताएं, जिससे जनता का लाभ मिल सके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास हो सके। तो निश्चित रूप से आप सबका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय बंसल साहब भी 2 बात जो भी अपनी कहना चाहें वो कहें। आदरणीय बंसल साहब। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दत्तात्रेय जी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथीगण व मीडिया के महानुभाव, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप एक बहुत ही छोटे से नोटिस पे आपको यहाँ कहा गया और आप यहाँ आए। मैं यहाँ आया तो एक बिल्कुल औपचारिक एक पार्टी के प्रोग्राम जिसका जिक्र इन्होंने किया कि हमारी प्रॉपर्टीज़ के बारे एक चर्चा करने के लिए कि कांग्रेस की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग प्रांतों में कहाँ कहाँ है उसके प्रति हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ संभव हो मैं जाने की खुद उसके लिए प्रयास करना शुरू किया है। उसके लिए आया था, लेकिन मैंने समझा कि आपसे भी मुलाकात हो जाएगी, बहुत अच्छा है आप पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान कांग्रेस का खास तौर पे अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अभी जो इलेक्शंस हुए हमारे लोकल बॉडीज़ के, अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उसमें बहुत शानदार जीत हासिल की है 5 वर्ष में। जबकि बीजेपी का तो पहले से नंबर आधा रह गया, कांग्रेस ने अपना 2 गुना तकरीबन कर लिया है। इससे पता लगता है कि कैसी सरकार के लोगों के मन में है। एक बहुत बड़ा एक भयंकर जो पेंडेमिक कोविड-19 हुआ, उसको कितनी शानदार तरीके से यहाँ शहरों में, क्योंकि सब जगह वहाँ ज़्यादा उसका है, उसको कैसे प्रभावित इलाकों में कैसे उसका सभी एक समाधान ठीक अच्छा किया गया, इलाज ठीक किया गया। लोगों ने उसके लिए समर्थन कांग्रेस को बढ़ चढ़ के दिया है। इसके लिए लोगों का भी हम सभी का धन्यवाद करते हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे राजस्थान कांग्रेस को। जैसे अभी दत्तात्रेय ने कहा, मेरा मुख्य मंत्र तो आने का, सब जगह इनसे बैठ के चर्चा करने का, अलग अलग जगह प्रॉपर्टीज़ के, ताकि उसमें एक गंभीरता के साथ हम देख पाएँ कि हमारे यहाँ स्टेट कैपिटल में, उसके बाद ज़िलों में, ब्लॉक्स में कहाँ कहाँ हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज़ कहीं भी हमारी कोई है, उसका हम वेरवा इकट्ठा करें। अक्सर हमने बहुत प्रांतों में ये देखा है कि लंबे समय में कांग्रेस जनों ने अलग अलग जगह किसी न किसी वक्त किसी शक्ल में कांग्रेस को अपना घर, किसी ने कोई प्रॉपर्टी कांग्रेस को देते रहे और किसी किसी के तो रिकॉर्ड्स हैं कांग्रेस के पास, किसी किसी के रिकॉर्ड्स नहीं। कई जगह तो ये देखने में आया है कि वहाँ इंक्रोचमेंट्स हुई पड़ी हैं और कहीं जैसे इन्होंने कहा था कि कचहरी में मसले उसके लंबित हैं। उन सभी चीज़ों को करके एक कमेटी पहले बनी हुई है मेरे वहाँ आने से पहले की, वो है कि कांग्रेस एसेट्स को रेस्टोरेशन करने का, उनको रिकवर करने का और रिस्टोर करने का और उसको अच्छी प्रॉपर्टीज बनाने का उसमें, ताकि कांग्रेस के कार्यालय सभी जगह अच्छे शानदार बढ़िया कार्यालय बन पाए, जहाँ फंक्शनल
कांग्रेस की एक्टिविटीज उसके बाद हूँ, उसके प्रति मैं इनसे कुछ चर्चा होती रही है, कुछ अभी पूरे जो डिटेल्स के साथ बैठ के मैंने थोड़ी इनसे करनी है, तो उसके प्रति तो इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज समय का ऐसे ही इस्तेमाल करते हुए, कल ही बजट हुआ जिसका जिक्र भी पहले किया है। ये आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से एक पेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में, कि एक उनकी एक शौक ही बन गया है प्रधानमंत्री जी का और बीजेपी का, कि सब चीज़ों को एक राष्ट्र, एक वन नेशन वन पीपल, एक राष्ट्र एक वोटर कार्ड, एक राष्ट्र और एक चुनाव, एक राष्ट्र एक आपका राशन कार्ड, एक एक चीज के लिए ऐसे कहते हैं। बेशक इतने बड़े देश में इलेक्शंस कराना संभव एक औपचारिक तौर पे नहीं हो सकता कभी वो, क्योंकि पहले भी होते थे 52 में, बाद में भी फिर अलग अलग होते रहे, ऐसे ही कभी फिर होगा, लेकिन उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। मैं उसके संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। अब पहली बार कहा नहीं उन्होंने, और लेकिन वो इसमें से गायब है। एक राष्ट्र एक बजट नहीं नजर आया। केंद्र का बजट इज फॉर द नेशन, इट्स फॉर द एंटायर कंट्री। अब ये नहीं नजर आया। जब चुनाव बिहार के होने थे तो बिहार में बड़े खुलेआम जोर के साथ कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वोट डालो कांग्रेस बीजेपी को और वैक्सीन लो, वैक्सीन लगाओ, आपको वैक्सीन मिलेगा। कहाँ मिला बिहार में वैक्सीन? मुफ्त मिल जाना चाहिए था। बिहार में ही नहीं, हमारी उस वक्त मांग थी कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनको मुफ्त देना चाहिए। जब इतनी बड़ी एक भयंकर बीमारी है तो उसके लिए इलाज के लिए लगना चाहिए जोर से, लेकिन नहीं हुआ। और उसके बाद वो भूल गए, चुनाव ओवर हुआ, भूल गए। आज चुनाव 5 प्रांतों में होने हैं। 4 प्रांत बड़े हैं, उसमें असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु। अब आज जिक्र इन 4 प्रांतों का हो रहा है। उसमें जैसे इलेक्शन के बाद बिहार को भूल गए, आज और जगह का, जैसे अभी कहा राजस्थान के किसी जगह पे क्या होना है उसका जिक्र नहीं है। आज जिक्र उन 4 प्रांतों का किया है। उनके लिए कहा है कि हम ये यहाँ सड़कें बनाएंगे, हम यहाँ लोकल एरिया में ये करेंगे, यहाँ ये ग्रामीण सड़कें बनेंगी, यहाँ लोगों के लिए एग्रीकल्चर के लिए ये होगा। उन इस एक फिर लोगों को वही एक जैसे उनको गुमराह करने के लिए ये सरकार उनके लिए कुछ वचनबद्ध है, कर रही है, जो असल में नहीं है। इसलिए आज उनकी अपने उस जिसका मैंने कहा एक पेंशन है, उनका एक आदत सी ही बनी है, उसका उसमें उसको पसंद करते हैं वो आज एक राष्ट्र एक बजट नहीं है। और जो बजट पेश की है इसमें एक बात बार बार विशेषज्ञ कहते रहे कि अगर आपने सही मायने में इसको रिकवर करना है, अगर आपने इकोनॉमी को उठाना है, ये कहते जा रहे हैं कि वी शेप्ड, नीचे गिरी वहीं ऐसे ही उठेगी, नहीं है। आज क्या हो रहा है, जितनी नीतियां हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आप एक के की शक्ल देखिए, एक ऊपर को जा रही है उसकी, एक नीचे को आ रहा है। अमीर और बढ़ के अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी के शेप्ड हो गई है, वी शेप्ड नहीं। और ये कुछ लोगों के, चंद लोगों के लिए ही रह गई। पेंडेमिक के दौरान जो बिलियनियर्स हैं हिंदुस्तान के, 100 करोड़ से ऊपर वाले जो मालिक हैं, उनकी आमदनी 38% बढ़ी, गरीब लोगों की नहीं। कहां किसके पास बना? लोगों के रोजगार गए, अपने व्यापार चले गए, एमएसएमईज खत्म हो गई, उनके लिए किसी के लिए कुछ नहीं सोचा गया। इसी के लिए कहते रहे हैं लोग कि आप एक डिमांड जनरेट करने के लिए, एक मांग उठे तभी इकोनॉमी बेहतर हो पाएगी। उसके लिए आप लोगों के पास सीधा पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाइए कुछ, जिससे एक स्पर हो इकोनॉमी, उसमें एक जान पड़े, वो उसके लिए नहीं किया। और फिर उसी तरह से बात करते हुए इन्होंने अपनी तरफ से दिखा रहे हैं कि हमने एक्सपेंडिचर, हमने खर्च बहुत वेलफेयर स्कीम्स पे, विकास के लिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा रहे हैं। एक दो मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे अभी मैंने कहा था बिहार के समय, उसके बाद भूल गए। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले, और ये पहली बार हुआ नहीं, आप जानते हैं कि हमेशा जब हम जिक्र करते हैं तो क्वार्टर्स का करते हैं, अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चार हिस्सों में जब क्वार्टर्स में बांट लेते हैं 3-3 महीने के साथ। दिसंबर से लेके किसानों के कहा कि सभी के पास 2-2 हजार रुपया 4-4 महीनों के लिए चला जाएगा, साल में 6,000। दिसंबर से शुरू कर दिया बैकडेट में, क्योंकि इलेक्शन आने थे लोकसभा के।
अब क्या किया है, उसी को कम कर दिया। उसमें परसेंटेज कितनी कम की, जो इन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कहा था उसमें 13% कम कर दिया। जो नरेगा था, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, उसमें बहुत बड़ा स्लैश उसमें कर दिया। और इन्होंने उसके अलावा जो सड़क योजना थी, ग्रामीण सड़क योजना, उसमें पैसा कम खर्च, उसमें दूसरी तरफ बता रहे हैं कि हम ज्यादा कर रहे हैं। इन चीजों के लिए जो बुनियादी तौर पे मौलिक बातें हैं विकास के लिए, गांव के लिए, उसका इन्होंने इग्नोर किया है, उसको भी कम किया है। नेशनल एजुकेशन मिशन, उसमें भी कम किया। सिर्फ नेशनल हेल्थ मिशन में, क्योंकि पेंडेमिक का था, उसका दिखाया कि हम उसके लिए इतना पैसा दे रहे हैं, उसमें सिर्फ 9% बढ़ा है, 8%, महज 8%, और किसी जगह पे नहीं बढ़ा। इन्होंने अपने मन मर्जी के साथ किस चीज को कैसे समझा, उसके हिसाब से किया। उसमें क्या जरूरत थी लोगों की, कैसे आज रिकवर इकोनॉमी को करवाने की जरूरत है, वो ध्यान में इन बातों का नहीं रखा। इतना कहते हुए बस मैं मामूली सा जिक्र, जो आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका भी जिक्र आपसे करना चाहूंगा। मैं पंजाब हरियाणा से आता हूं, चंडीगढ़ से हूं। पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है, लेकिन अपने आप में एक अलग यूनियन टेरिटरी है। लेकिन इन्होंने ये जो किसानों का मुद्दा जिसपे ये एजिटेशन हुई, इस पे फिर ये कहते तो हैं वन नेशन, मैं फिर उसी के साथ में कह रहा हूं कि उनमें सभी में भावना एकजुट होने की बनाते हैं, लेकिन खुद इन्होंने ये दो फाड़ करने की कोशिश की। इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये किसानों का जो एक आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब का है। हरियाणा के किसानों ने आके साबित कर दिया कि ये पंजाब का नहीं, ये सभी का है। इतनी बड़ी तादाद में वहां पहुंचे, और उसके बाद अब पूरे देश भर में जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं। जगह जगह इस पे आपके बॉर्डर पे, हरियाणा के साथ लगते आपके बॉर्डर पे, वहां बहुत शानदार, बहुत बड़ा इकट्ठ वहां हुआ। यहाँ तक कि महाराष्ट्र वगैरह में भी जगह जगह किसान लामबंद हो रहे हैं, इकट्ठे होकर ऑर्गेनाइज करके अपनी आवाज उठा रहे हैं। और ये जैसे कि किसी और को कोई समझ ही नहीं होती किसान के फायदे में क्या चीज है, किसान क्या चाहता है, किसान के लिए क्या एक फायदेमंद चीज है। समझते कि आपको नहीं पता, हम बताएंगे आपको, हम बताएंगे कि हमने कैलकुलेट कैसा करना है कि आपकी कॉस्ट क्या है। स्वामीनाथन वगैरह को भूल जाइए, हम बस कहते हैं इतना आपका है, उसका डेढ़ा आपका कर देंगे। भूल गए कि 2 दुगनी उनकी आमदनी करनी थी, और अब बाद में उनको ये कहेंगे कि हाँ कांग्रेस ने और पार्टियों ने आपको रोक दिया, हम तो आपको इतना बढ़िया कर देते। फेल होते नजर आ रहे हैं इस वक्त ये सरकार, बातों को उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, एक चीज को अपसाइड डाउन। लेकिन पहली बार इसमें ये उलझे हैं, क्योंकि ये किसान एक सत्य के रास्ते पे हैं, और सत्य कभी बदलता नहीं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने देखा है कि ये उनका नुकसान हो जाएगा, वो अपनी ही जमीन पे बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। कानूनों का नाम तो है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन और एग्रीमेंट, जो करार कर देने का, लेकिन सभी जो उसके प्रोविजंस है, उसका कंटेंट है कानून का, वो उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उसके उलट है। कि जमीन पे अगर वो कर दिया, 3 साल के लिए भी अगर उन्होंने कर दिया, तो वो बताएंगे जिनके पास जमीन दे दी कि अब इस पे क्या बोना है क्या नहीं बोना। किसान की मर्जी नहीं रहेगी, जमीन की जितनी उपजाऊ है, जितनी उसकी उत्पादकता है, क्या वो हो पाएगी कि नहीं, उसका किसान की जमीन नहीं रहेगी, किसान का हक नहीं रहेगा। और अगर किसान कल को किसी कारण उसको बेचना चाहे, किसी कारण, वो कहेंगे इस पे लियन मेरा है, मेरे से आपने एग्रीमेंट कर रखी है, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा एक माहौल पैदा करने की बात है। और आज जब ये लगातार कह रहे हैं कि हम एमएसपी को हटाएंगे नहीं, तो एमएसपी को डालते क्यों नहीं, कानून में डाला क्यों नहीं? इतना समय इनको मिल गया कि इस समय में ये पुराने कानून वापस लेके नया कानून बना के उनसे बात करके सामने नहीं आ सकते थे? क्या वो संशोधन पेश नहीं कर सकते? कहते हम लिख के देने को तैयार हैं, लिख के देने को तैयार है, कानून में डालने को तैयार नहीं। और ये कह रहे कानून में तब नहीं डाल रहे क्योंकि पहले भी नहीं था। अरे पहले तो ये कुछ भी नहीं था जो कानून आप लेके आए हो, इस कारण उसकी जरूरत नहीं थी। पहले दिन से इस पे लगी हुई थी सरकार, हमेशा इसको एमएसपी हिसाब से जितना हमारी कैपेसिटी वगैरह होती है उसके हिसाब से उसको बढ़ाते रहे और सब्सिडीज को बढ़ाया, लेकिन इन्होंने नहीं किया। पेट्रोल पे लोगों के साथ किया, आप सब उसके भोगी हैं। इंटरनेशनल रेट्स कितने कम हो गए, ये बढ़ाते रहे, और कहां तक बढ़ा दिए, कितने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, और ये फिर कहते हैं कि हम लोगों के हितैषी हैं। एक एक चीज पे ये सरकार
कि एक एक नीति, एक एक जो कोई भी सोच वो सिर्फ चंद लोगों के, अगर मैं कहूँगी इंडस्ट्रियलिस्ट के, वो भी नहीं, बहुत है, एमएसएमईज को खत्म कर दिया। छोटे जितने मझौले, जितने मीडियम, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब बंद हुए पड़े हैं जगह जगह एमएसएमईज। उनका काम नहीं है उनके पास, उनके प्रति इस वक्त भी बजट में कुछ नहीं सोचा गया, सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है ताकि उनको फायदा मिल पाए, उनकी वही आमदनी, उनकी वो बढ़ती रहे। और जो असमानता है, इनइक्वालिटी, एक वो इतनी भयंकर शक्ल ले लेगी कि आखिर में वो एक ऑटोक्रेसी हिंदुस्तान में हो जाना है। जो लोग वो कुछ कहेंगे, सिर्फ वो सरकारें चलाएंगे, वो बात करेंगे। आज फिर जिक्र कर रहे हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, 6 साल पहले भी कहा था, क्या हुआ उसमें, लोगों के सामने है। बस इतना कहती हूँ, अगर आप किसी बात पे थोड़ा सा कुछ सर्वे करने आए हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या नए भवन बनेंगे और बनेंगे? सर्वे नहीं, बहुत ज्यादा तो मैं जगह जगह नहीं जा रहा, मैं इनसे चर्चा कर रहा हूँ उन चीजों पे। फंड कहाँ से आएगा सर, पैसों की क्या व्यवस्था? पहले उसमें, ठीक आपने पूछा, यही सवाल हमारे सामने है। सबसे पहली तो बात यह है कि हमारी अगर कहीं जमीन या कोई पुराना गिरा हुआ मकान, कुछ और जो कांग्रेस का है, प्रॉपर्टी कांग्रेस की है, वो पड़ी है, क्या वो हमारे कब्जे में है क्या नहीं, क्या हमने उस पर कोई नोटिस तो नहीं आए हुए, क्या उस पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह कहीं तो नहीं देना, सब चीजों को उनको, उनका टाइटल का क्या है, कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, उन सब चीजों को क्लियर करके फिर अगला सवाल एकदम उसी के लिए कर रहे हैं कि वहां एक अच्छे मॉडेस्ट 7 स्टार डीलक्स बीजेपी जैसा दफ्तर नहीं, लेकिन एक अच्छे कांग्रेस के लिए फंक्शनल अच्छे दफ्तर एक डिजाइन के पूरे हिंदुस्तान में हम बना पाए, तो वो हमारा एक प्रयास रहेगा। उसके लिए जमीन कितनी है, क्या उसका कुछ मोनेटाइज किया जा सकता है, कुछ जमीन को बाकी पे दफ्तर बन सकता है, या क्या किसी जगह कोई बिल्डर के साथ मिलके वो हमें कितना उसका अच्छा फायदा दे, कितना पैसा लगा दे उस पे बनाने पे, उसको कितना हम उसका हिस्सा इस्तेमाल करने दे दें, अपने पास क्या रखें, ये सब चीजों पे तो चर्चा होगी। अभी कोई एक तरह का इस पे कोई मॉडल नहीं होगा। कितनी जमीन की पहचान कर ली सर, कितनी प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट आपके पास है? मैंने राजस्थान में तो आज आया हूँ, लेकिन मैंने कई जगह पे वहां गया नहीं, लेकिन तमिलनाडु में कोई 125 प्रॉपर्टी का हो गया है, नागालैंड में 1 प्रॉपर्टी है वहां उसका हो गया, गुजरात में प्रॉपर्टीज का कोई 60-70 हो गई, उसमें कोई क्लीन है, मतलब साफ बिल्कुल टाइटल हमारे पास है, किसी का नहीं है। इस हिसाब से अलग अलग जगह पे देखना शुरू काम ये किया हुआ है। आप कोषाध्यक्ष हैं और एनएसयूआई ने राम मंदिर के लिए निर्माण हो रहा है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू किया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी अब राम भगवान के लिए पैसा इकट्ठा करेगी? क्योंकि आपके छात्र संगठन ने आज जयपुर के अंदर शुरुआत की है भगवान राम की। देखिए, इतनी तो सभी को ऑटोनॉमी अपने उसमें होती है कि किसने क्या किया, ये उसका हिस्सा नहीं। बीजेपी ने क्या किया, उनके जो शिलान्यास वगैरह के बाद जितना वो जो न्यास बनाया, सॉरी, वो जो फॉर्म है उसका, उन्होंने तो उसको एक बिल्कुल और रंग देके किया है। अगर मुझे नहीं इस बात का पता, हम लोगों ने ऊपर नहीं किया, मेरे को अप्रोच किया था लोगों ने, मैंने नहीं दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वो उसको अपना हथियाना चाहते हैं, अपना बता रहे हैं जगह जगह। वो हमारा वो नहीं है। कांग्रेस की जो सेक्युलरिज्म है, एक बिल्कुल जेन्युइन उसको रखते हुए, धार्मिक हम हैं, धर्म हमारा अपना मसला है, मेरा निजी मसला है, मैटर ऑफ फेथ फॉर मी। मैं हिंदू हूं तो वहां हूं, लेकिन बाहर निकल के नहीं। बाहर हमें सेक्युलरिज्म, हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान के सिद्धांत क्या हैं, जिनके बिना पे हिंदुस्तान बना, आजाद हिंदुस्तान आगे बढ़ा, जिसकी फाउंडेशन रखी, उसको बिना कॉम्प्रोमाइज करते हुए अगर किसी ने कुछ कहीं किया है, मैं समझता हूं शायद गलत नहीं होगा, लेकिन मुझे उस बात का पता नहीं, अभी मैं जानना चाहूंगा। ऊपर शायद नहीं किया था पहले, आज यहाँ आपने बताया, ये बात भी हम देखना चाहेंगे, क्या हमने उनका साथ देना है कि अलग? मंदिर में मैं जाता हूँ अपनी श्रद्धा के साथ, मैं चढ़ाता हूँ, वहां कहीं बनाने की बात आ जाती है। आप आइए मेरे चंडीगढ़, एक देखिए मेरे घर के पीछे 28 सेक्टर में टोटल मंदिर पे हमारे 4-5 परिवारों ने किया है सारा काम, लेकिन वहां तक सीमित है। वो उसको अपना हथियाते नहीं, हम अपना नहीं बनाते, हम ये ठेका नहीं लेते, उसके ठेकेदार नहीं बन जाते, ये अंतर है। बंसल साहब, 5 स्टेट में इलेक्शन है, पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्राउड फंडिंग चुनाव के लिए आपने पैसे जुटाए थे, क्राउड फंडिंग के लिए ऑनलाइन लोगों से, तो क्या इस बार भी क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव में कांग्रेस पार्टी? क्राउड फंडिंग का बहुत अच्छा सिस्टम केरला में चलता रहा है। केरला में हमारा एक हमेशा सिस्टम ऐसा रहा है कि वहाँ घर घर जाके पैसा भी इकट्ठा करते रहते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, एक यूनिट, वहाँ का एक अपने आप में थॉज, एक कल्चर कांग्रेस का वहाँ लंबे समय से वहाँ है। दूसरी जगह, सब जगह बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होता। उसमें ऐसा है हमारा तरीका कि
पीसीसीज के जरिए जहां जहां हमारे पीसीसी हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो आगे डिस्ट्रिक्ट्स में करते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को हम सलाह नहीं देते कि अपने अपने अकाउंट्स खोलें, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं अकाउंट्स को मर्ज करके ऑडिटिंग वगैरह का, तो पीसीसीज और केंद्र का रहता है। उसके लिए हम कूपन्स का भेज देते हैं, कूपन्स की सेल करके वहां से कुछ पैसा जुटाया, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, आपसे 500 ले लिया, आपको 5, उसको क्राउड फंडिंग कह दें। क्राउड फंडिंग तो वैसे सही मैंने में वो बनता है कि हम एक चादर लेके निकल जाएं आपके बीच में, वो नहीं रहा। अब डिजिटल हो गया है, डिजिटल हो जाए, लेकिन 500 2000 के नीचे रुपया हम कैश ले सकते हैं, उस हिसाब से इकट्ठा करते हैं। मैं उस पे वो क्या करते हैं उस पर टिप्पणी नहीं मैं करना चाहता, वो क्या करते हैं उस पर टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। यूपीए में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय में कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, आपने भी इस्तीफा दिया था, आरोप लगे थे सुशील कुमार ने इस्तीफा दिया था, पर अब तक हमें आपको क्या आपको लगता है कि सरकार है अब तक आपको इस समय जो सरकार है तो क्या लगता है आपको? देखिए कांग्रेस ने हमेशा यस I suppose there are two parts to your question. One which relates to the resignation by some ministers, including me, during the UPA regime. One thing which I said then, I said now, it was what we resigned only keeping with the best traditions of democracy. If there was a finger raised, the Congress ministers resigned. And let me tell you, it's been 7 years now after the Congress demitted office. They have not been able to touch us anywhere, because there was nothing in those cases. It was a built-up, and excuse me for my saying so, it was a media built-up also. The environment at that time was such that any word said against the government, because there had been agitations, BJP people had infiltrated into those Anna Hazare movements and others. They had actually created an environment where anything said against a political, though it's a general thing also, when you utter a word against a politician, it is taken to be the gospel truth. It takes years for you to prove your innocence thereafter. By then, a person who's built his reputation assiduously over the years, even he has to suffer. That's how the Congress people had to suffer. Nothing could be done by anyone whatever, and this government has been there in office for 6 years. They couldn't do it. They tried all their means, all their tactics. They haven't succeeded. Now, coming to the second part, which you talked about the finance minister remaining, this is the prerogative of the Prime Minister. The opposition demands, well, a minister who has not performed, and even otherwise, this is a matter relating to the performance. Even when it related to the personal conduct of some of the ministers, did they resign? Did they pay heed to anyone? Did they pay heed to you, what you said, or anyone else? For that matter, they did not. But here, as far as the performance is concerned, it is the prerogative of the Prime Minister to keep. We don't mind as to who is the minister. We want performance. We want a result. The nation wants a result. This government has failed to give result. Mrs. Sitharaman has failed to give result. If she continues with them, it's at their own peril. The people are realizing that. The people who were the most vulnerable ones, who needed the maximum support from the government in the budget, have got a very raw deal. Sir, on the farmer issue, the way Modi government is treating the farmer, particularly on the Tikri border where nail and medieval equipment are being used, even Rahul Gandhi has tweeted today that government should build the bridges, not the barricading. What is your reaction to that? Well, I agree with Rahulji entirely. That is what it is. This government has let loose a reign of terror against the farmers. Farmers are protesting in a most extraordinary, exemplary manner, in that peaceful, which they have shown for the first time that there can be an agitation like that. They saw to it that on 26th, the BJP people, the government let in a few people, few miscreants to the Lal Killa there and created that problem. And I have been to Lal Killa a number of times. If you ask me to go from the front to the ramparts, I will not be able to find my way. How did those people, for the first time who were the visitors there, they could find it out?
That was clearly something, some conspiracy somewhere, some handiwork of some people in the government, who I don't know. It was something, a handiwork of the government, that those people were able to reach there. How could 50 protesters reach there otherwise? And if that were to be the intention of the agitating farmers, won't they go in large numbers there? There were lakhs of people there at the border. They didn't go, they followed their peaceful process 3 hours after that incident, according to the scheduled time and route. सर, मतलब साहब आप जयपुर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ गए, क्या राजस्थान की पीसीसी तो लंबे समय से डिमांड हो रही है, नया भवन कब मिलेगा? तो उसको लेकर मैं वो भी बात, मैंने आपको शुरू में यही कहा था, मेरा तो आने का लक्ष्य ये है कि हम सभी प्रॉपर्टीज का अलग लगेगा। मुझे अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नया भवन अच्छा बनाएं, कई जगह बने हैं। मैं चाहूंगा, मेरी भी यही ख्वाहिश होगी कि एक अच्छा आलीशान भवन स्टेट में बना पाएं, और वो एक नक्शा बना दें कि पूरे हमारे जिलों में कैसा बनेगा, ताकि कहीं भी वो जाएं आप देखें ये बिल्डिंग है, ये कांग्रेस का दफ्तर है। इस हिसाब से हमारा जिलों में और जहां जहां संभव हो ब्लॉक्स में भी हमारे दफ्तर बने। ये मेरा एक प्रयास मेरे कामों के साथ साथ है मेरा। मुख्यमंत्री जी, आप सभी ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री बजट की राजस्थान को कुछ मिला आपके लिहाज से, क्योंकि आप तो रोज करते हैं। अच्छा साहब, ये फाइनेंशियल क्रंच को लेकर के कांग्रेस के कई नेता पहले भी कहते आ रहे हैं कि जब से ये कूपन का सिस्टम, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का सिस्टम जो शुरू हुआ है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आने के बाद कांग्रेस को कुछ फंड रेज करने में स्टेट वाइज कोई तरीका आपने अपनाया, आपको कुछ मिला है? ये हमारा पहले दिन से ये कहना था कि ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बात कहते हैं इनकी बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने इनका बजट के प्रति कहा था कि ये बात कुछ बिल्कुल घुमा के कर देते हैं। इन्होंने कहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सिस्टम है, ये हम ट्रांसपेरेंसी लाने में फंडिंग में करेंगे। इन्होंने हमारे इनकम टैक्स एक्ट में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन करके ये दिखाया कि अगर इसमें लेगा, जैसे मैं कह रहा था ना 2000 का तक ले सकते होते हैं, इन्होंने कहा वो उसके हटके इसके प्रति जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इसका कोई सवाल जवाब नहीं होगा कि किसने दिए किससे लिया। कोई पार्टी को ये कहना नहीं होगा कि मेरे को उन लोगों ने पैसा दिया। इलेक्शन से समय 10 दिनों का एक विंडो खोलते हैं आरबीआई, उसके दौरान कोई भी कॉर्पोरेट एक वहां से बॉन्ड खरीद सकता है और वो किसी भी पार्टी को दे सकता है। अब ये सही मायने में ट्रांसपेरेंसी के बिल्कुल विपरीत है। जो पहला सिस्टम था, हमारे को बीजेपी से बहुत कम मिला। चंदे का कोई और सिस्टम जो आपके हमारा चंदा, हमारा सिस्टम, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, मैंने आपको कहा, हम उसे ऐसे हमारे पास फजूल खर्ची के लिए, हमारे लिए लोगों को खरीदने के लिए, हमारे बहुत और फजूल कामों पे लिए पैसा नहीं है। लेकिन अपनी पार्टी को अच्छी ढंग से ठीक तरह से चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा जितना उसकी जरूरत होती है वो हमें ठीक हिसाब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए होता रहता है। वो जो मैंने कहा 500 रुपया, 1000 रुपया, आप उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, मेरी थोड़ी सी परिभाषा में